कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मदनपुर की। इस गांव के किसान बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। किसानों के दिन की शुरुआत हरे भरे खेतों, ठंडी ठंडी हवाओं और चहचहाते पक्षियों के बीच होती। सुबह होते ही किसान खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते और बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती। इसी गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था, जहां बच्चे खेलते, गांव वाले इकट्ठे होकर कुछ समय बिताते और एक दूसरे की बातें सुनते। आज हमारी कहानी भी इसी प्यारे गांव से शुरू होती है, जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था सूरज, जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल दिया। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मदनपुर गांव की ओर और सुनते हैं सूरज की मेहनत भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन के परिवार में उसके दो बेटे थे। एक का नाम था माधव और दूसरा था सूरज। माधव सूरज से बड़ा था और काफी चतुर और तेज दिमाग वाला था। दूसरी तरफ सूरज बिल्कुल सीधा साधा और मेहनती था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन और एक दुकान थी। रामदीन की जमीन बंजर थी, इसलिए वहाँ खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन उसकी दुकान पर सामान की बिक्री काफी अच्छी होती थी। माधव की पत्नी का नाम छवि था। वो काफी चालाक और मतलबी औरत थी। सूरज की शादी राधा से हुई थी और वो काफी समझदार और मेहनती औरत थी। गांव में एक बड़ी महल जैसी हवेली थी। उसमें रहता था बलवंत। बलवंत के पास 20 एकड़ जमीन थी। उसके खेतों को संभालने की सारी जिम्मेदारी रामदीन और सूरज की थी। वो दोनों वहां मजदूरी करते थे। उन दोनों की मजदूरी और दुकान से उनके घर का गुजारा काफी अच्छे से हो रहा था। दिन यूं ही निकल रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो मजदूरी करने नहीं जा पाता था। अब सूरज को अकेले ही बलवंत की 20 एकड़ जमीन संभालनी पड़ रही थी। ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। रामदीन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और वो जानता था कि सूरज बलवंत की 20 एकड़ जमीन नहीं संभाल पाएगा, इसलिए उसने एक दिन माधव से कहा, बेटा माधव, अब सूरज अकेला बलवंत के खेतों में मजदूरी करने जाता है। काम बहुत ज्यादा होता है। वे अकेला इतना सारा काम नहीं संभाल पाएगा। तुम भी थोड़े समय के लिए खेतों के कामों में सूरज की मदद कर दिया करो। ठीक है पिताजी, मुझे शाम को दुकान पर कुछ ज्यादा काम नहीं होता तो मैं उसके साथ खेतों के काम में मदद करा दूंगा। अगले दिन से माधव शाम को हर रोज कुछ समय के लिए सूरज के साथ खेतों के कामों में हाथ बटाता। लेकिन छवि को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि माधव सूरज के साथ खेतों में मजदूरी करे। वो चाहती थी कि माधव सिर्फ दुकान का काम संभाले, क्योंकि दुकान से काफी अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं रामदीन वो दुकान सूरज को ना दे दे और मजदूरी का काम उनके हिस्से में ना आ जाए। पर एक दिन अचानक रामदीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रामदीन की मौत के बाद छवि ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सूरज के विरुद्ध माधव के कान भरने शुरू कर दिए। आप क्यों जाते हो खेतों में काम करने? आप आराम से दुकान का काम संभालो। आपको कोई जरूरत नहीं खेतों में मजदूरी करने की। मजदूरी करने के लिए वो सूरज है ना। माधव छवि की बातों में आ जाता है। ठीक कहा तुमने, मैं क्यों दोनों काम करूं? मैं सिर्फ दुकान का ही काम संभालूंगा। भैया, आज मैंने गेहूं की बिजाई करनी है। कल मैंने सारी जमीन तैयार कर दी थी। हो सके तो शाम को कुछ समय के लिए मेरी मदद कर देना।
नहीं सूरज, मैं आज खेतों में नहीं आ सकता। आज मुझे दुकान पर बहुत काम है। ऐसा कर, तू अकेला चला जा, मैं बाद में आऊंगा। सूरज वहां से चला जाता है। सारा दिन वो बलवंत के खेतों में मेहनत मजदूरी करता है। शाम हो गई थी लेकिन माधव खेत के काम में हाथ बटाने नहीं आता है। थका हारा माधव शाम को घर आ जाता है। एक दिन सूरज और राधा दुकान से घर के लिए राशन लेने आते हैं। भैया, आज घर में राशन खत्म हो गया है। हमें घर ले जाने के लिए थोड़ा सामान दे दीजिए। राशन तो दे देता हूँ, लेकिन पहले पैसे लाओ, फिर दूंगा तुम लोगों को राशन। लेकिन भैया, आज से पहले मैंने कभी भी आपको राशन के पैसे नहीं दिए, तो फिर आज आप क्यों हमसे राशन के पैसे मांग रहे हो? हम पैसे क्यों दें? क्योंकि ये दुकान मेरी है और मैं मुफ्त में राशन नहीं बांट सकता। ऐसे तो मुझे कुछ बचेगा ही नहीं। पैसे हो तो राशन ले जाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। माधव की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये आपकी दुकान कब से हो गई? ये दुकान तो हम दोनों की है। ये दुकान पिताजी ने हम दोनों को दी थी, तो फिर ये आपकी कैसे हो गई? देख सूरज, तुझे पता है कि ये दुकान मैं बचपन से चला रहा हूँ और तुझे लगता है कि मैं ये दुकान तुझे दे दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, यदि तुम कुछ लेना चाहते हो तो पिताजी की वो जमीन ले सकते हो। लेकिन भैया, मैं उस बंजर जमीन का क्या करूंगा? उस पर तो कुछ भी नहीं उगता। भला मैं उसका क्या करूंगा? तो मैं क्या करूं? मैं बचपन से ये दुकान संभाल रहा हूँ। मैं ये दुकान किसी को भी नहीं दूंगा। माधव की इतनी बातें सुनने के बाद सूरज बहुत दुखी होता है और वो दोनों चुपचाप खाली हाथ घर लौट आते हैं। जी, अब हम क्या करेंगे? आपकी मजदूरी से तो हमें 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती है, लेकिन बाकी के खर्च हम कैसे संभालेंगे? इस बार तो ठाकुर बलवंत की फसल का झाड़ बहुत कम हुआ है, तो वो भी इस बार बहुत कम मजदूरी देगा। मेरी मानो तो आप रोज कुछ समय हमारी बंजर जमीन को तैयार करने में लगाया कीजिए। सूरज चुपचाप राधा के सामने खड़ा था। उसके दिमाग में अभी भी माधव की बातें घूम रही थी। मेरा बहुत सिरदर्द कर रहा है। राधा, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। सुबह होते ही फिर राधा ने बंजर जमीन को तैयार करने की बात शुरू कर दी। राधा, तुमने ठीक कहा। मैं आज से कुछ समय बंजर जमीन को तैयार करने में लगाऊंगा। यदि हमारी जमीन उपजाऊ हो गई, तो कम से कम हम वहाँ हमारे लिए सब्जियां तो लगा पाएंगे। इतनी बातें करने के बाद सूरज बलवंत के खेतों की ओर निकल पड़ता है। इसी तरह समय निकलता गया। सूरज पहले बलवंत के खेतों का काम निपटा कर आता, बाद में अपनी जमीन तैयार करने में जुट जाता। उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसकी जमीन भी खेती के लिए तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ फिर इस बार बलवंत की फसल का झाड़ कम निकलता है और वो सूरज को मजदूरी पर रखने के लिए मना कर देता है। राधा, अब हम क्या करेंगे? बलवंत ने तो मुझे मजदूरी से भी निकाल दिया है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या जरूरत है कोई और काम ढूंढने की? हमारी जो थोड़ी सी जमीन है हम उस पर खेती करेंगे। तुमने ठीक कहा। मैं आज ही गेहूं का बीज लेकर आता हूँ। शाम को मैं गेहूं की बिजाई कर दूंगा। नहीं, हम हमारी जमीन पर गेहूं की नहीं बल्कि प्याज की खेती करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो प्याज की खेती करता है। इसलिए हम प्याज की खेती करेंगे ताजो हमारी फसल गांव में ही बिक जाए और हमें कहीं बाहर ना बेचनी पड़े। राधा के कहने पर सूरज ने प्याज की खेती शुरू कर दी। 2 महीनों की मेहनत के बाद सूरज के खेतों में प्याज की बहुत अच्छी फसल तैयार हो चुकी थी। राधा, हमारी जमीन पर प्याज की बहुत अच्छी फसल तैयार हो चुकी है। मैं कल को सारे प्याज घर पर ले आऊंगा।
आपने बहुत मेहनत की है, तभी तो इतनी अच्छी फसल हुई है। अब सूरज रोज अपने ठेले पर प्याज बेचने जाता। प्याज ले लो प्याज, हरे हरे ताजे ताजे प्याज ले लो। सूरज, तुम्हारे प्याज तो बहुत अच्छे हैं। कितने के किलो बेच रहे हो? बहन, 1 किलो का दाम सिर्फ 20 रुपए है। ये प्याज मेरे अपने खेतों के हैं। तू ऐसा कर, मेरे लिए 1 किलो प्याज तोल दो। सूरज के प्याज सचमुच बहुत बढ़िया थे। देखते ही देखते उसका ठेला खाली हो जाता है। शाम हो गई थी और सूरज घर वापस लौट आता है। आज सूरज बहुत खुश था। राधा, हमारे प्याज गांव वालों को बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे के सारे प्याज खरीद लिए। मैंने आज पूरे 20 किलो प्याज बेच दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। खेतों में आपने बहुत मेहनत की है। आखिर मेहनत का फल तो आप ही को मिलना था। 20 दिन तो उनके प्याज की बहुत बिक्री हुई, लेकिन बाद में प्याज बहुत कम बिकने लगे। प्याज ले लो प्याज, हरे हरे ताजे ताजे प्याज ले लो। क्या भैया, आप रोज सिर्फ प्याज लेकर ही आते हो? कोई और सब्जी भी लेकर आया करो। बहन, मैंने अपने खेतों में सिर्फ प्याज की ही खेती की है और किसी सब्जी की नहीं। आपका 1 किलो प्याज तोल देता हूँ। नहीं भैया, मैंने तो आपसे कल ही 1 किलो प्याज लिए थे। अभी तो बहुत पड़े हैं। उस दिन तो सूरज का एक भी प्याज नहीं बिकता है। सारा दिन वो गांव की गलियों में घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उससे प्याज नहीं खरीदे। शाम को वो अपना प्याज से भरा ठेला लेकर घर वापस लौट आता है। राधा, आज तो मेरा एक भी प्याज नहीं बिका। अब मैं 3-4 दिन बाद ही प्याज बेचने जाऊंगा। हमारे घर में तो बहुत सारे प्याज पड़े हैं। यदि उनको बेचा ना गया तो सारे के सारे प्याज खराब हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? क्यों ना हम मैगी बनाकर बेचना शुरू कर दें। हम मैगी में प्याज का तड़का लगाकर बेचेंगे। एक तो हमारे प्याज खराब नहीं होंगे और दूसरा हमें घर का खर्च चलाने के लिए एक नया काम मिल जाएगा। क्या गांव वाले मैगी खाना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल पसंद करेंगे। जब उनको शहर वाला स्वाद गांव में मिलेगा तो वो जरूर खरीदेंगे। मेरे पास 300 रुपए है। आप भैया की दुकान से मैगी लेकर आइए। हम कल से मैगी बनाकर बेचेंगे। सूरज पैसे लेकर माधव की दुकान पर पहुंच जाता है। भैया, 300 की मैगी डाल दो। क्या तुम लोग सब्जी रोटी छोड़कर हर रोज मैगी बनाकर खाओगे? सूरज वहां से चुपचाप मैगी लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अगली सुबह सूरज अभी सो रहा था कि राधा ने मैगी का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। जब उसने प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाया तो स्वादिष्ट खुशबू सारे घर में फैल गई। इतनी स्वादिष्ट खुशबू से सूरज की भी नींद खुल गई और वो राधा के पास आता है। राधा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस गांव वालों को तुम्हारे हाथ की बनी मैगी पसंद आ जाए। शहर में मेरे चाचा जी की मैगी बनाने की बहुत बड़ी दुकान है। मैंने वहां से मैगी बनाना सीखा है। मैं इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाऊंगी कि गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप देखना, गांव वाले आपकी मैगी की तारीफ करेंगे। सूरज अपना ठेला लेकर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। सूरज, आज तुम प्याज छोड़कर मैगी बेच रहे हो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे लिए एक प्लेट मैगी लगा दो। सूरज जल्दी से एक प्लेट में मैगी परोस देता है। जितनी अच्छी खुशबू आ रही है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट मैगी बनी है। तू ऐसा कर, 3 प्लेट मैगी घर ले जाने के लिए पैक कर दे। सूरज, शाम को भी ठेला लगाना। मैं शाम को भी मैगी खाने आऊंगा। देखते ही देखते सूरज के ठेले के पास गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। गांव वाले बरगद की ठंडी ठंडी छाया में गर्मा गर्म मैगी का आनंद ले रहे थे। दोपहर निकल चुकी थी और सूरज की सारी मैगी बिक चुकी थी। वो बहुत खुश था और अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल पड़ता है।
आज तो आप जल्दी घर आ गए और बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। राधा, तुम्हारी मैगी तो जबरदस्त थी। गांव वालों को बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ की। तुम कल से ज्यादा मैगी तैयार करना और मेरे साथ ठेले पर भी चलना, क्योंकि मैं अकेला ठेले का काम नहीं संभाल पाऊंगा। ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटा दूंगी और आपके साथ ठेला लेकर चलूंगी। शाम को सूरज माधव की दुकान पर जाता है और 600 की मैगी खरीदकर घर ले आता है। अगले दिन फिर सूरज मैगी का ठेला लगाता है और गांव वालों को मैगी बहुत पसंद आती है। छवि की सहेली ने छवि को बताया कि सूरज बरगद के पेड़ के नीचे हर रोज मैगी का ठेला लगाता है और उसकी मैगी बहुत अच्छी होती है। ये बात सुनकर छवि को बहुत जलन हुई और उसने घर आकर सारी बात माधव को बताई। आपको पता है वो सूरज गांव के बाहर मैगी का ठेला लगाता है। सारा दिन उसके ठेले के पास गांव वालों की भीड़ जमा रहती है। जब भी वो हमारी दुकान से मैगी लेने आए तो कह देना खत्म हो गई है। ठीक कहा तुमने। अगली शाम जब सूरज माधव की दुकान से मैगी लेने गया तो उसने वैसा ही किया जैसा उसे छवि ने सिखाया था। सूरज खाली हाथ घर लौट जाता है। आज आप मैगी लेकर नहीं आए। माधव भैया ने मैगी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी दुकान पर मैगी खत्म हो चुकी है। जब से पिताजी की मौत हुई है तब से माधव भैया बहुत बदल गए हैं। अब उन्होंने कभी भी हमारा हाल चाल नहीं पूछा। हमारा मैगी का ठेला अच्छा चल रहा है तो उन्हें जलन हो रही है। राधा, कल हम ठेला नहीं लगा पाएंगे। कल मैं प्याज बेचने चला जाऊंगा। हम अभी शहर चलेंगे, वहाँ मेरे चाचा जी की दुकान है। हम उनसे मैगी खरीद कर ले आएंगे, लेकिन कल हम अपना ठेला जरूर लगाएंगे। फिर वो दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर में राधा अपने चाचा जी को मिलती है और उनकी दुकान से बहुत सारी मैगी खरीद लेती है। अंधेरा काफी हो चुका था और वो दोनों घर लौट आए। अगली सुबह फिर सूरज और राधा ने बरगद के पेड़ के नीचे अपना मैगी का ठेला लगाया और बहुत सारे गांव वाले उसके ठेले से मैगी खा रहे थे। माधव घर से निकलता है और बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगता है। वो देखना चाहता था कि आज सूरज ने ठेला लगाया है या नहीं। वो देखकर हैरान रह जाता है कि आज भी सूरज ने मैगी का ठेला लगाया है और गांव वाले बहुत मजे से मैगी खा रहे हैं। लटका हुआ चेहरा लेकर वो घर लौट गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सूरज को अपने ठेले से बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। अब सूरज और राधा के घर के हालात काफी अच्छे हो गए थे। सूरज सुबह के साथ साथ अब शाम को भी बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाता।